प्यार में भी व्यापार चलता है यार, सपनों में शहजादा ही तुम्हें दिखते हैं, कोई गरीब आदमी नहीं दिखता है ना। तो सुनो, जो ये सपनों का शहजादा जहां से आया है उसकी बात मैं बताती हूं आपको। ये आया है ऐसे कहानियों से जहां पे कोई बहुत एकदम वीर, बहुत वीर पुरुष किसी घोड़े में आता है और जब किसी लेडी को देखता है तो बिल्कुल अपना कैप, अपना हैट हटा के बिल्कुल बो डाउन करता है और उसके बाद इस तरह से बिहेव करता है कि महिलाओं के प्रति बहुत सम्मानजनक बिहेवियर, लेकिन उसके बाप से पंगा भी ले सकता है ना। इसका मतलब बहुत ज्यादा वीर भी। ऐसे आदमी को याद रखो, ऐसे वीर को घोड़े में आता हुआ, बिल्कुल महिला के प्रति बहुत सम्मानजनक, है ना, उसके लिए दरवाजा खोलना या उसके लिए सर झुकाना और बहुत वीर भी, उसको हम शिवलरस कहते हैं। यानी शिवलरी क्या है? पोलाइट एंड काइंड बिहेवियर बाय मैन विच शोस रिस्पेक्ट टुवर्ड वीमेन, यानी स्त्रियों के प्रति पुरुषों का सम्मानजनक और नर्म आचरण, ये शिवलरी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कई बार गैलेंट और वेलियंट के साथ भी इसको जोड़ देगा, यानी कि वीरता से भी जोड़ देगा, ठीक है ना। एक पोयम है, आप कभी पढ़ सको तो पढ़ो, क्योंकि हम लोग है ना पढ़े हैं आईसीएसई बोर्ड से। आईसीएसई बोर्ड उस समय ऐसे ऐसे इंग्लिश पढ़ाता था ना बेटा, सच कहें तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट उस समय नहीं कर पाए हम लोग ने जो इंग्लिश पढ़ा था। अब समझ में आता है कितना अच्छा पढ़ाया था। एक पोयम है लॉर्ड उलिन्स डॉटर, आप पढ़ना उसमें, लॉर्ड उलिन्स डॉटर, ठीक है ना। वो बहुत अच्छा पोयम है जिसमें एक लड़की से एक को प्यार हो गया था, किस तरह से उसको लेके गया था, लॉर्ड उलिन्स डॉटर। आप कभी कोशिश करना उसको पढ़ने का। आ जाओ, अब आओ एक वर्ड ब्रेजननेस और डच करेज, ब्रेवेडो, ये तीन वर्ड हम एक साथ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसके लिए आपको एक वर्ड बताऊंगी, ब्रेव। अब बोलोगे ब्रेव क्या यार, ब्रेव तो बहुत ही आसान वर्ड बताया, तभी तो मैं लिखवा नहीं रही हूं वर्ड ब्रेव, है ना। याद है, राजकुमार कह रहा है याद है मैम, लॉर्ड उलिन्स डॉटर, जिसने पढ़ा है, ठीक है, जिसने पढ़ा है उसे याद होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया सा पोयम है। अब आओ ब्रेजननेस सुनो। ब्रेव का मतलब तो वीर हुआ, है ना। अब मैंने कहा यार कितना वीर है, कितना ब्रेव सोल्जर है, देखो एकदम बिल्कुल सीना दिखा के खड़ा रहा, किसको? चाइनीज आर्मी के सामने, है ना। तो आपके जो ब्रेव सोल्जर्स थे तभी तो ऐसे पंगा लिया तो 20 सोल्जर्स मारे गए, वरना दुम दबा के भाग गए होते तो मरते थोड़ी। तो इसीलिए ब्रेव सोल्जर्स थे, जो शहीद हुए हैं वो ब्रेव सोल्जर्स हुए थे। फिर कहोगे यार देखो कितना ब्रेव है, अपने बाप को जवाब देता है ना, अपने टीचर के सामने बदतमीजी करता है, उद्दंडता करता है, कितना ब्रेव है। कहोगे यार ब्रेव तो नहीं, बहुत गंदा लग रहा है। अपने फादर को जवाब दे रहा है, ठीक है, उसमें भी तो ब्रेवरी चाहिए यार, हिम्मत कितनी चाहिए अपने फादर को जवाब देने के लिए। कहोगे नहीं मैम ये बहुत गंदा लगता है। सुनो, वैसा हिम्मती अगर आप हो तो आप ब्रेजन हो। क्यों? क्योंकि आपका वो हिम्मत किसी को पसंद नहीं आएगा। जो सोल्जर्स अपने सीने पे गोली खाए हैं वो ब्रेव है, जो सोल्जर्स सोए हुए सोल्जर्स का सर काट के ले गए हैं वो ब्रेजन है। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रेवरी आपको पसंद नहीं आई। ब्रेजननेस क्या है? बेशर्मी के साथ हिम्मत। जो आप अपने फादर को जब जवाब देते हो तो वो बेशर्मी के साथ हिम्मत है। जब अपने टीचर्स के सामने बदतमीजी करते हो वो बेशर्मी के साथ हिम्मत है। दैट मीन्स अनड्यू ब्रेवरी। अनड्यू का मतलब होता है नाजायज। अगर मैं कहूं अनड्यू एडवांटेज, इसका मतलब नाजायज फायदा, यानी जो चीज आपको पसंद नहीं आता है और वैसा हिम्मत दिखेगा तो ब्रेजननेस, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, कुछ लोग देखते हो शराब पीने के बाद जो एकदम हिम्मत बढ़ जाता है वो बिल्कुल शेरू से शेर बन जाते हैं। शेरू क्यों बोला? क्योंकि हमारे समय में हम लोग कुत्ते का नाम शेरू रखते थे तो शेरू से वो शेर बन जाता है ना। इसका मतलब शराब पीने के बाद हिम्मत आ जाता है। ऐसे हिम्मत को क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड डच करेज। अब बोलोगे मैम डच क्यों रखा आपने? बेटा अंग्रेजों को डच के साथ युद्ध हुआ था। अब अंग्रेज इतने बदमाश लोग होते हैं ना, जिनके साथ उनको प्रॉब्लम होता है उनके नाम पे वो कुछ 2-4 घटिया इडियम्स बना देते हैं और जिंदगी भर वो अपने बच्चों को वही इडियम्स पढ़ाते हैं और उसके बाद उनकी बेइज्जती करते रहते हैं। तो डच करेज क्या है? ऐसी हिम्मत, मतलब उनमें हिम्मत नहीं था, वो भी शराब पी के उनमें हिम्मत आ गया, उनका यही मानना था। डच करेज हुआ ऐसा हिम्मत जो हिम्मत शराब पीने के बाद आता। और लास्ट ब्रेव से रिलेटेड ब्रेवेडो, यहां ब्रेवेडो में एडो आया है, ठीक है, यहां पर एक वर्ड आया है एडो। और ध्यान रखना एडो, फोन दो, मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि आप इसमें ब्रेव और एडो दोनों को अलग अलग देखो। चलिए इसको मैं आपको समझाना चाहती हूं। लीजिए, इसका ये मीनिंग है। देखो, एडो का मतलब होता है बेकार का बवाल, यानी कोई जरूरी नहीं है फिर भी बवाल मचाए हुए, है ना। ब्रेवेडो का मतलब भाई कुछ ऐसे अनइंपॉर्टेंट चीजों पर हल्ला हंगामा करना जो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन व्हाट इज ब्रेवेडो? भाई एडो तो समझ में आ गया, इसे कहते हैं मच एडो अबाउट नथिंग, यानी बिना बात का बवाल, बिना बात का बवाल। लेकिन ब्रेवेडो क्या है? अब मैं आपको आपके ही उम्र से के बारे में समझाती हूं। सुनो, देखते हो आप लोग जब कहीं निकलते हो और अगर आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड हो और अगर कोई लड़का कुछ कर दिया तो आप क्या करते हो? आप सीधा स्ट्रेट अवे भिड़ जाते हो, है ना। लेकिन एक बार लड़की वहां से निकल गई तो फिर आप कहते हो माफ करना भाई,
ठीक है ना। और अगला भी छोड़ देता है आपको, क्यों? वो भी जानता है यार लड़के एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि लड़की के सामने यार थोड़ा इंप्रेशन जमाना पड़ता है। मतलब बच्चे में है नहीं हिम्मत, झूठ मूठ का हिम्मत दिखा रहे हैं। लड़की निकली तो तुरंत हाथ जोड़ लिया, माफ करना भाई। इसका मतलब आप वैसा हिम्मत दिखा रहे हो जो हिम्मत वास्तव में आप में है ही नहीं। यानी वही जो मैंने कहा, आप समझ गए होगे मैं बोलना क्या चाह रही हूं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेविडो। सो व्हाट इज ब्रेविडो? दैट इज फॉल्स करेज। जो करेज है नहीं, बस करेज दिखाते हो। क्यों? क्योंकि शायद आपको इंप्रेस करना हो किसी और को। सो डच करेज पीने के बाद जो आता है ना। ब्रेविडो जो झूठे करेज है, जो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। ब्रेजननेस ऐसा करेज जो आपको पसंद नहीं आता है। तो फिर ब्रेवरी क्या है बेटा? यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ब्रेवरी है। ब्रेवरी इज लाइक गैलेंट्री, है ना। फोर्टिट्यूड, करेज, ये सब इसका सिनोनिम है। लाइक फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड क्या है? लाइक फोर्ट, फोर्ट मतलब क्या होता है? किला, किले की तरह स्ट्रॉन्ग, यानी कि किला ही तो पूरे राज्य को बचाता था, यानी वैसा हिम्मत, है ना। करेज, फोर्टिट्यूड, गैलेंट्री, उसके बाद गैलेंट का वेलिएंट भी होता है ना। ब्रेवरी, ये सब बाद में करोगे। अभी फिलहाल हमने जहां तक किया है वो है ब्रेविडो तक। सी, मेरा टारगेट बैच का डेमो तो आज यहां खत्म हो रहा है बेटा। मैं रोज रात को 10 बजे आ रही हूं, लेकिन अभी 10 बजे मेरा अभी सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है जो मेरे लिए, उस चीज का नाम आपने रोक दिया, मैंने कह दिया अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। रात को 10 बजे आओ और हमारे यूट्यूब नहीं सकते, कहते हैं कर दो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए, नहीं होता कि देखो जब आप गोल्स लगा रहे हो तो भाई इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और पास्ट रूटीन के लिए हम यूज्ड लगाते हैं। यूजर्स तो कोई वर्ड ही नहीं है। पास्ट रूटीन के लिए हम यूज्ड लगाते हैं, यूजर्स कुछ नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें अगर आप बात कर रहे हो प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें, है ना। प्रेजेंट टेंस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। पास्ट रूटीन के लिए यूज्ड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, और प्रेजेंट रूटीन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। याद हो गया ना। पास्ट रूटीन के लिए हम पास्ट का ये यूज करते हैं जो फर्स्ट चॉइस हमारा था। तो फिर कहोगे प्रेजेंट रूटीन के लिए, तो प्रेजेंट रूटीन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, अब ध्यान से सुनना। देखो हम V2 का प्रयोग क्या डिस्टर्बेंस है बोला, देख लो आप, देख लेना क्या। ज्योति, वो कैप कभी भी कोई टीचर कंप्लीट कर ही नहीं सकता। द रीजन इज हम वो कैप कंप्लीट कर देंगे, हम करीबन 5000 तक के वो कैप कंप्लीट हो जाता है हमसे। लेकिन मैंने कहा ना वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 याद करो, भूलोगे फिर याद करो, इसमें लोग ज्यादा। It is time you decide on your next course. It is high time that we leave this place. It is high time we renovate our house. सुनो ध्यान से। अब घर बहुत जर्जर हो रहा है यार, अब बहुत समय हो गया, अब कम से कम इस घर को ठीक करा लेना चाहिए हमें, है ना। बहुत समय हो गया, ये जगह हमें छोड़ देनी चाहिए, और इट्स टाइम आगे क्या करना है ये डिसाइड करो। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं तो पास्ट की बात ही नहीं कर रही हूं, मैं तो फ्यूचर का कोई आपको सलाह दे रही हूं कि बहुत समय बीत गया है, अब ऐसा करना चाहिए। तो फिर अगर हमें कहूं कि भाई एक बात बताओ, इट्स टाइम के साथ यू डिसाइड नहीं, यू डिसाइडेड होगा। बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं कि बेटा इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम अगर होगा तो उसके साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहेंगे वर्ब का रेनोवेट नहीं रेनोवेटेड होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। भाई क्यों इस्तेमाल करते हैं वो तो बताओ। और वर्ब का सेकंड फॉर्म का मतलब तो पास्ट टेंस है ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म का मतलब तो पास्ट टेंस है। अब हम प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस है, अब पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है पास्ट के लिए। अब हम फ्यूचर का एक्शन जो कह रहे हैं रेनोवेट कर लेना चाहिए, फ्यूचर के लिए जो सजेशन दे रहे हैं उसके लिए V2 क्यों। ध्यान से सोचो। मैं रात में 12 बजे घर पहुंच रही हूं और उस समय घर में जो छोटा बच्चा है वो खेल कूद मचा रहा है, तो मैं कहूंगी इसे तो अभी बिस्तर पे होना चाहिए। मतलब मैं उसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूं, एक इमेजिनरी सिचुएशन कि इस समय मुझे क्या दिखना चाहिए था, मुझे दिखना चाहिए था ये बिस्तर पे। इसका मतलब है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है कि जो चीजें आप मान के चलते हो ऐसा होना चाहिए था और वैसा नहीं है, यानी कि इस समय तक तो तुम्हें ये एक्शन डिसाइड कर लेना चाहिए था। कौन सा एक्शन? कि अब तुम आगे क्या करोगे, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेना चाहिए था। अब तक तो यार सर से पानी गुजर चुका है, तुम्हें तो अब तक ये जगह छोड़ देना चाहिए था। यानी एक तरह का मैं इमेजिनरी सिचुएशन बता रही हूं, इस समय तक ये एक्शन फिनिश्ड होना चाहिए था, इस समय तक ये एक्शन फिनिश्ड होना चाहिए था। मतलब इस समय इमेजिनरी सेंस में देखा जाए तो ये एक्शन वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए था। तुमने अब तक शुरू भी नहीं किया है ना। निशा क्या नहीं चल रहा है? देखो सबका चल रहा है बेटा, मैं तो अपना ऐप खोल के बैठी हुई हूं, बिल्कुल चल रहा है। और अगर आपको लग रहा है नहीं चल रहा है तो एक बार मेल कर दो, ठीक है। और ऐसे भी जो भी हम पढ़ाएंगे अभी खत्म होने के बाद अराउंड 24 आवर्स के बाद आपके पोर्टल में लोड हो जाएगा, ठीक है। क्वालिटी लो नहीं है कुलदीप, आप नीचे से क्वालिटी कंट्रोल खुद कर लो। राइट हैंड साइड छोटा सा गोल सा बना हुआ है स्क्रीन के नीचे ही, उसी में जाओ, क्वालिटी कंट्रोल खुद कर लो। लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपका कितना स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी आ जाएगा फिर, ठीक है। अब आइए सुनो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये काम अभी तक फिनिश्ड हो जाना चाहिए था, सर से पानी गुजर चुका है, इट्स हाई टाइम। मतलब इतना ज्यादा समय हो चुका है, तुमने अभी तक ये काम नहीं किया।
राइट लेकिन ध्यान रखना, अगर मैंने कहा इट्स टाइम, देखो मान लो समझ लो अभी 5 बज गए, 5 बज गए, इट्स अबाउट टाइम दिए बेटा, अभी रुक जाओ, 5 बज गए, मैं कहूंगी इट्स टाइम टू लीव, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। इट्स टाइम टू लीव का मतलब है टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म। लेकिन अगर मैं कहूं कि 5 नहीं 6 बज गए, क्लास में स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, तो मैं कहूंगी यार अभी तक तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। यानी मेरे लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या है कि इस समय कोई यहां ना होता, यानी इस समय इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम यू लेफ्ट दिस प्लेस। 5 बजे तो मैं क्या कहूंगी, इट्स टाइम टू लीव, इट्स टाइम टू लीव। वॉल्यूम आएगा बेटा नीचे, वो खत्म हो गया ना। आप पहले शुरू में बता दिया कि आपका ऐसा जो है वो ऐसे कट जाएगा अगर आप अचानक फुल स्क्रीन करोगे तो फुल स्क्रीन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करो, नीचे ऐसे कटा हुआ आएगा, उसको ऑन कर लो, ठीक है ना, वो इस तरह से कटा हुआ आएगा, उसको ऑन कर लो। अब आओ नेक्स्ट सुनो ध्यान से। इस सेंस में अगर देखा जाए तो 5 बजेगा तो मैं कहूंगी इट्स टाइम टू लीव, लेकिन अगर 7 बजे तक बैठे हो तो मैं कहूंगी इट्स टाइम यू लेफ्ट दिस प्लेस। और 10 बजे देखूंगी तो मैं कहूंगी यार अभी तक आपके पेरेंट्स कितने परेशान हो रहे होंगे, इट्स हाई टाइम यू लेफ्ट दिस प्लेस। रेनोवेट का मतलब होता है बेटा ठीक ठाक कराना, मरम्मत कराना, यानी इतना जर्जर हो रहा है ये जगह, अब तो इट्स टाइम इस जगह को आप सही तरीके से ठीक ठाक करा लो। अब देखो इन तीनों का आंसर मैंने दे दिया है, क्या बोला है, इट्स टाइम, इट इज हाई टाइम, इट्स टाइम हो या इट्स हाई टाइम हो, है ना, और इट्स अबाउट टाइम। देखो इट्स जो है ना बेटा, ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म ही है, ठीक है। इनका मतलब क्या है कि एक्शन शुड हैव बीन डन अ लॉन्ग टाइम एगो, है ना, एक्शन अभी तक तो लॉन्ग टाइम एगो मतलब V2 होना चाहिए था। इसीलिए डिसाइड को डिसाइडेड में चेंज करिए पहले में, लीव को लेफ्ट में करिए 2 में, और रेनोवेट को रेनोवेटेड में करिए 3 में। क्या बताता है, V2 का इस्तेमाल सामान्यतः पास्ट एक्शन या पास्ट स्टेट के लिए होता है, एक्शन या अवस्था के लिए होता है। इट्स हाई टाइम, द लगा सकते हैं, नहीं अभिषेक इट्स द हाई टाइम की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। बट देयर इज अ स्ट्रेंज यूज ऑफ V2, एक अजीब सा यूज है V2 का। क्या, ऑल V2 वॉज को छोड़ दिया जाए तो सभी V2 का इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। V2 का प्रयोग सामान्यतः पास्ट एक्शन या स्टेट के लिए किया जाता है, लेकिन वॉज को छोड़ दिया जाए तो सभी V2 को हम काल्पनिक वाक्यों में प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट सेंटेंस में, काश मेरे पास बहुत पैसे होते, काश मैं मिलियनर होता। दैट क्यों है सेकंड में, कोई बात नहीं यार, ये सब छोड़ो ना। इट्स हाई टाइम के बाद टू तो नहीं है ना, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, वर्ब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, V2 लगाएंगे। अब दैट है कि नहीं है और द लगेगा कि नहीं लगेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, इसमें देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा काश मेरे पास बहुत पैसे होते। इसका मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन मैं इमेजिन कर रही हूं काश मेरे पास बहुत पैसे होते। दिस मीन्स खत्म ना मामला, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि मेरे पास हो गए, काश ऐसा होता, यानी कि आई विश के बाद भी वर्ब का क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म। वुड दैट बताता क्या है, पहले तो ये तो पता चले, आई विश तो समझ में आया, काश, काश मतलब इमेजिनरी वाक्य, इमेजिनरी वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, ठीक है। लेकिन वुड दैट क्या बताता है, देखो तो ध्यान से, वुड दैट का इस्तेमाल होता है ये कहने के लिए कि अगर कुछ समथिंग वाज ट्रू, स्पेशली व्हेन यू नो दैट इट इज इम्पॉसिबल। वुड दैट का इस्तेमाल हम तब करते हैं ये बताने के लिए जब मानते हैं काश ऐसा होता, काश मेरे पास बहुत पैसे होते, काश मैं मिलियनर होता। इसका मतलब नहीं हूं और ये इम्पॉसिबल है। अगर इम्पॉसिबल है तो हम क्या मानेंगे, वॉज को छोड़कर कहा था मैंने, देखो तो पिछले पेज में मैंने कहा था वॉज को छोड़कर, एक्सेप्ट वॉज। अगर वॉज इस्तेमाल नहीं होगा तो क्या होगा, अगर वॉज इस्तेमाल नहीं होगा तो वर होगा। क्यों वर होगा भाई, वॉज लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि काल्पनिक वाक्यों में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, लेकिन वॉज को छोड़कर चेंज वॉज इनटू वर। इन इमेजिनरी सेंटेंसेस वी यूज वर विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। हालांकि अगर वॉज का इस्तेमाल देखोगे तो आई के साथ होता है और बाकी जितने सिंगुलर है उनके साथ होता है। लेकिन जानते हो जानबूझकर आपको आई देगा, जानबूझकर ही देगा, जानबूझकर शी देगा। क्यों, क्योंकि पता है यू वी दे और बहुवचन के साथ तो सबको पता है वर आता है ना, सबको पता है वर आता है। लेकिन आई ही शी इट के साथ वॉज आता है, यह सबसे बड़ा पंगा है, वॉज नहीं वर आएगा, ठीक है। थर्ड सेंटेंस में पास्ट एक्शन है, कैसे पता चला बेटा, मैंने कहा इट्स हाई टाइम। अब बताओ, हमें पता तो चल रहा है ना क्या होना चाहिए, खुद सोचो तो। ऐसा होना चाहिए था, देखो आई विश है ना, अगर हमें आई विश दिख जाए, अगर हमें इफ दिख जाए, इफ मतलब अगर, अगर मतलब क्या होगा भाई, इमेजिनरी है। अगर हमें वुड दैट दिख जाए,
या फिर इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम दिख जाए, तो ये सारी बातें बताती है कि भाई वो बंदा इमेजिन कर रहा है, वो ऐसा है नहीं। बंदा इमेजिन कर रहा है, ये सही है नहीं। इसका मतलब इमेजिनरी के साथ क्या लगाएंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, आई विश आई हैड अ कार, वुड दैट लाइफ वर अ बेड ऑफ रोजेस, काश जिंदगी बहुत आरामदायक होती। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कि बिल्कुल आराम से, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है ना। इट्स टाइम और इट्स हाई टाइम में सिर्फ टाइम का अंतर है, यानी कि इतना हो चुका और तुम अभी तक बैठे हो, है ना। इतने दिनों से परेशान किया जा रहा है आपको। इट्स हाई टाइम यू लॉन्च्ड अ कंप्लेंट, है ना। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ, पर ऐसे स्कूल में लिखना आया है ना। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है। यस्टरडे नहीं बेटा, यस्टरडे की तो बात ही नहीं हो रही है, अभी मैं उसमें नहीं आ सकती, ठीक है। यस्टरडे नहीं बेटा, यस्टरडे की तो बात ही नहीं हो रही है। पॉइंट इसलिए बता दिया आपको सिंपल पास्ट में, हालांकि देखा जाए तो ये सिंपल पास्ट का भाग नहीं है। सिंपल पास्ट का भाग में मुझे सिर्फ यही बताना चाहिए था, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए, ठीक है ना। हैड बीन का यूज मैं बिना इसमें कैसे बता दूं? मैं आपको पास्ट पढ़ा रही हूं, आप पास्ट परफेक्ट में जा रहे हो, इतना हड़बड़ी क्यों है अभी आपको? मुझे कैसे कराना है, रुक जाओ, मुझे मत बताना। मैं जब करा लूं और ना हो तब आप बताओगे मुझे, है ना। देखो ध्यान से, इसमें हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए और कहीं भी वॉस नहीं लगाना, आपको वर्ब लगाना है, ठीक है। मैं एक एक चीज कराऊंगी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मेरा कराने का सिस्टम बिल्कुल अलग है। अब हम लोगों ने जो अभी तक कर लिया है वो सिंपल प्रेजेंट कर लिया और सिंपल पास्ट कर लिया। नहीं, शालिनी यूज टू का एक दूसरा यूज है और वो है मॉडल्स में। मैं मॉडल्स में नहीं पढ़ा सकती बेटा, भी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। जो यूज टू का मॉडल में है ना, और उसके बाद फिर यूज टू ही नहीं है, फिर उसके एडजेक्टिव के रूप में भी एक और है। लाइफ तो सिंगुलर है, यस, लेकिन लाइफ के साथ वर्ड लगाया, क्यों लगाया? मैंने आपको अभी बताया था कि भाई सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ड लगाना है, वॉज तो आ ही नहीं सकता, है ना। और मैंने क्या कहा है, देखो ना, मैंने कहा है V2 का इस्तेमाल जनरली पास्ट एक्शन या स्टेट के लिए होता है, लेकिन एक अजीब यूज है V2 का। क्या? वॉस को छोड़ दिया जाए तो जितने V2 है, सब V2 को हम अनरियल या हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी काल्पनिक हालात को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए अब आओ, किसी तरह का कोई आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा बेटा तो आप प्लीज आप जाओ, मेरा फोन देना, मैं 1 सेकंड का टाइम दे रही हूं आपको। बंद करना आवाज। कुछ छोड़ दिया है तब आप मुझसे बात करोगे ना। अभी आप तुरंत विल और शैल से देखना। रिप्रेजेंट करता है एक्शन यानी कि कार्य, और स्टेट यानी कि अवस्था, कब का? फ्यूचर का, है ना। जैसे आई शैल कम टुमारो एंड ही विल अकंपनी मी, मैं कल आऊंगा और वो मेरे साथ आएगा। देखो, आई के साथ शैल लगाया और ही के साथ विल लगाया। नीचे चलो। पीपल विल रिमेंबर दिस पैंडेमिक फॉर ईयर्स, इस महामारी को लोग सालों याद रखेंगे। हमेशा याद रखना, शैल और विल का प्रयोग हम करते हैं फ्यूचर टेंस दर्शाने के लिए, इसीलिए हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। शैल और विल के बाद भी वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म आएगा। वर्ब के फॉर्म्स याद कर रहे हो ना, वही प्योरेस्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। नेगेटिव वाक्य में देखो, विल नॉट है जिसका शॉर्ट फॉर्म वोंट है, शैल नॉट है जिसका शॉर्ट फॉर्म शांत है। और क्वेश्चन पूछना है तो शैल और विल आगे लगा दो और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म। और अगर नॉट है तो नॉट को वहीं छोड़ो जहां था। बोलोगे नहीं, नॉट को मैं आगे लगाना चाहता हूं, तो शांत और वोंट कंपनी के साथ विथ नहीं आता बेटा, ये तो मिस्टेक आता है एग्जाम में, ठीक है। अब ये 3 जो स्ट्रक्चर है, पहले इसको देखो और हम आगे चलते हैं। देखो जरा, यानी यहां पे आप एक चीज देखो, यहां पे एक काम कर सकते हैं, लिख लो। यहां पे मैं लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिखा हुआ नहीं था इसीलिए मैं कर दूं। आई और वी टेक्स शैल, ठीक है ना। और अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके साथ हम विल, ठीक है। बस इतना पहले तो आप लोग और इसके बाद अगर पूछोगे कि भाई इसके बाद क्या है, तो देखो ध्यान से, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैम तो कह रही आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। हाँ, ऑनलाइन एट केडी नहीं बेटा, ऑनलाइन
तो जनरली बोल देती है आई विल कम टुमारो, तो आई विल तो लगा देती है ना, आई विल लगा देती है, तो यहां पे विल क्यों नहीं लगा रही, आई शैल क्यों बोल रही है? बेटा मॉडर्न इंग्लिश की बात करोगे, मॉडर्न इंग्लिश की बात करोगे, जहां मर्जी विल लगाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप जहां मर्जी लगाओ विल, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगा देते हैं। आई विल कम चलेगा, आई विल नॉट कम चलेगा, विल आई कम नहीं चलेगा। क्यों? शैल आई कम होगा। भाई शैल आई कम क्यों होगा? क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो वी और आई के साथ सिर्फ शैल आएगा, विल नहीं आ सकता। बाकी चलेगा, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक, बिल्कुल चलेगा। नेगेटिव बनाना है, आई विल नॉट मीट यू नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। वुड दैट के साथ वॉस आया या वर आया बेटा, क्योंकि वुड दैट बता रहा है क्या, इमेजिनरी सेंटेंस है ना, वुड दैट इमेजिनेशन बता रहा था इसीलिए, ठीक है। अब सुनो, वुड दैट में वुड मत सोचो अभी, आप वुड दैट एक साथ सोचो, ठीक है। अनवर एक बार जरा अपना नेट भी चेक कर लो बेटा। अब आप ध्यान से देखो, इन मॉडर्न इंग्लिश बहुत ध्यान से सुनो और इसको देखो बेटा। आप लोग को सारा का सारा जितना मैं पढ़ाऊंगी ना, जितने आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। आगे मत पूछना, ठीक है, आगे मत पूछना। देखो या ध्यान से, in modern English language we have started using will with all persons, that is even with I and we. मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में हम विल का प्रयोग सभी पर्सन्स के साथ करते हैं। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक। We should refrain from using will with I and we in interrogative sentence, even in modern English. Interrogative sentence में हम I और we का प्रयोग प्रश्नात्मक वाक्य में नहीं करेंगे। इसलिए देखो we के साथ will लगाया था क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस में, तो हमने काट दिया, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में ध्यान रखना, हमने जो यहां पे इसको भी क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। लेकिन यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस में देखो ध्यान से, नेक्स्ट सेंटेंस में आप खुद पाओगे कि विल काट के हमने शाल किया है तो उसके बाद सही दिखाया कि सही है। जब विल काट के शाल किया तो उसके बाद सेंटेंस सही हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? क्लियर? बताओ, देखो तो। आपकी वॉइस मिसमैच हो रही है। जब मैं सामने ही नहीं तो मिसमैच कैसे पता चल रहा है बेटा तुम्हारा? क्योंकि मैं बोर्ड के सामने से हट गई थी ताकि आपको बोर्ड दिखाई दे। एक बार चेक कर लेना, अब चेक कर लेना, ठीक है। इंट्रोगेटिव में शाल वी क्यों होता है, उसका रीजन ये बेटा, अगर मैं कहूं शाल आई गो, इसका मतलब मैं आपसे कह रही हूं शाल आई गो मतलब क्या मैं जाऊं। अगर मैं कहूं विल आई गो, इसका मतलब सबसे परमिशन पूछनी, क्या जो आप जा रहे हो क्या मुझे भी लेके जा रहे हो, तो उसमें है ना फिर आपका कंफ्यूजन हो जाता है कि बोलना क्या चाह रहा है बंदा, ठीक है, बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। इसीलिए बेटा पीडीएफ आपको पिछले क्लास तक का तो मिल गया होगा। अब इस क्लास का जो भी छोटा मोटा करेक्शन या छोटा मोटा चीजें हम ऐड कर रहे हैं वो तो कल ऐड होगा, क्योंकि रात को 8:30 बजे तक मैं क्लास लूंगी, है ना, और उसके बाद कल वो लोड हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये देखो, लेकिन अब आओ कि भाई ठीक है आई और वी के साथ शाल, मॉडर्न इंग्लिश है सबके साथ विल लगा लो। खाली क्वेश्चन के मामले में विल मत लगाना, आई और वी के साथ शाल लगाना, बाकी आपकी मर्जी, जहां मर्जी विल यूज करो। लेकिन स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल सेंस में देखा जाए तो आई और वी के साथ शाल। लेकिन अगर सेंटेंस डिटर्मिनेशन हो यानी दृढ़ निश्चय, वादा हो प्रॉमिस, थ्रेट हो धमकी हो, एडवाइस यानी सलाह, या किसी तरह का कमांड हो आदेश हो, ऐसे कंडीशन में ठीक उल्टा होता है। ठीक उल्टा का मतलब क्या हुआ, अभी तक हम आई और वी के साथ शाल लगा रहे थे, अब यहां पे आई और वी के साथ विल होगा, और अदर सब्जेक्ट्स जितने सब्जेक्ट्स थे उनके साथ हम विल लगा रहे थे ना, अदर सब्जेक्ट्स अब लेगा शाल। मतलब देखो ठीक तो उल्टा हो गया, इनके केस में ठीक उल्टा हो गया। आई और वी जो शाल ले रहा था वो अब विल ले रहा है, और आई और वी के अलावा जितने सब्जेक्ट्स थे जो विल ले रहा था वो अब शाल ले रहा है। देखो ठीक है। अब कहोगे कैसे पता भाई, क्यों हुआ ऐसा? कुछ तो अंतर होना चाहिए। क्या अंतर? आई शैल कम टुमारो, आई विल हेल्प यू, और ये पता चल रहा है कि मैं प्रॉमिस कर रही हूं आई शैल कम टुमारो, फाइन, आई विल हेल्प यू यानी कि डेफिनेट रूप से मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, है ना। इसका मतलब देख लो कि अगर मैं डिटर्मिनेशन की बात की मैंने तो मैंने विल कह दिया, और जहां पे डिटर्मिनेशन नहीं था आई शैल कह दिया। लेकिन यहां पे आई विल तो कहोगे मैम विल तो सबके साथ यूज होता है, शैल का यूज दो। अगर आपने बहुत अच्छा किया कोई काम, मैं कहूंगी यू शैल बी रिवॉर्डेड। अब यहां पे आपको एक तरह से प्रॉमिस किया जा रहा है, यू शैल बी रिवॉर्डेड, यू के साथ तो विल आता है। शैल क्यों आया? क्योंकि यहां पे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, देखो, है ना। आ जाओ नेक्स्ट में आपको मैं एक सेकेंड, अब सुनो ध्यान से। पहले तो मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया है वो मैंने आपको पढ़ाया, एक तो विल शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म कहां आता है, कहां आता है? आता है सिंपल फ्यूचर में, विल शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी के साथ विल आता है।
खाली विल चलेगा यार, मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ चलता है। कहां नहीं चलेगा? इंट्रोगेटिव वाक्य में नहीं चलेगा। और ये 5 क्या है? डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, एडवाइस और कमांड। इसके मामले में क्या होगा? आई और वी के साथ विल हो जाएगा, बाकी के साथ शैल हो जाएगा, मतलब ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखो क्लियर बेटा। वो आई है, आपको अगर टी दिख रहा है तो एक बार चेक करो क्या है। मुझे तो कैपिटल लेटर आई है। क्लियर? अब आओ ध्यान से देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं स्ट्रक्चर से, क्वेश्चन कैसे आते हैं स्ट्रक्चर से, उसका ध्यान से देखो। कब खत्म होगा? बहुत पक गई इस मूवी से, कब खत्म होगा? होगा मतलब फ्यूचर की बात पूछ रहे हो। जब फ्यूचर की बात पूछ रहे हो तो व्हेन वॉज नहीं होगा ना, व्हेन विल इट एंड होगा ना, है ना। विल यू मैरी मी में विल यू के साथ क्यों आया? बेटा यू के साथ तो विल ऐसे ही आता है। आई और वी के साथ विल नहीं आ सकता ना इंट्रोगेटिव में, बाकी के साथ तो विल ऐसे ही है। ठीक है ना, बाकी के साथ तो विल आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच विशाल। क्लियर? अब आओ नेक्स्ट सुनो। एजेंट चित्रगढ़ विल टेलीग्राफ्ड, यही खत्म। विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। हो सकता है उसने सीक्रेट कोड को अपने बॉस को बता दिया है एज पार्ट ऑफ ए डूबियस मिशन। एक डूबियस यानी कि कोई सीक्रेट टाइप का मिशन है, ठीक है ना। उस मिशन के अंतर्गत वो शायद करेगी, शायद कर चुकी है ना। इसीलिए विल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं आ सकता। तो मैंने कहा ठीक है, देख लो, कर चुकी है तो हैज टेलीग्राफ्ड। बहुत पास्ट की बात कर रहे हो तो टेलीग्राफ्ट कर देगी तो विल टेलीग्राफ, लेकिन विल के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगा, है ना। ये स्टेनो का क्वेश्चन था। फ्यूजीज इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर विल बी अनेबल। भाई एनेबल खुद ही वर्ब है, एबल बनाना इज एनेबल, है ना। वो इसे इस लाइक बना देगा क्या? टू मेक जापान सुपरसीड इंडिया। जापान अमेरिका से आगे निकल जाएगा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। बेटा मैं सबका डाउट देखती हूं लेकिन अभी डाउट नहीं देख सकती हूं, ठीक है ना। इतना टाइम अभी नहीं है, मैं थोड़ा सा रुकूंगी बीच में, उसके बाद फिर मैं एक बार सरसरी तौर पे डाउट्स देखूंगी, ठीक है। क्योंकि जानते हो आप लोग कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, बहुत सारे इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है ना। रुको, आई एम रियली बोर्ड। बेटा बोर्ड जो है ना वो एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे, ठीक है ना। आई एम बोर्ड मतलब बहुत बोर हो चुकी हूं। बोर करना इज बोर, यहाँ पे पैसिव वॉइस के सेंस में आ रहा है, ठीक है। उसको छोड़ दो, या तो पैसिव वॉइस ले सकते हो, नहीं तो एडजेक्टिव के रूप में ले सकते हो। यहाँ पे क्या है? विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म है तो जबरदस्ती बीच में एक और वर्ब लगा दिया। विल बी एनेबल्ड हो जाएगा तो वो पैसिव वॉइस होगा। बेटा ये सक्षम नहीं हो रहा, बल्कि ये जापान को सक्षम कर रहा है। एक्टिव वॉइस ही है, ये जापान को सक्षम कर रहा है अमेरिका से आगे निकलने के लिए। तो यहां पे फ्यूजीज इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर विल एनेबल, समझ में आ गया। ये हमारा पूरा कंप्लीट इस पेज में तीनों क्वेश्चन कैसे हैं? स्ट्रक्चर से है। विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये नहीं आता। विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म यही काफी है, जबरदस्ती दो लगाने की क्या जरूरत है। और यहां पर भी कि कब खत्म होगा, सेंस के अकॉर्डिंग देखो तो विल आएगा, ठीक है। व्हेन विल नहीं बेटा, क्वेश्चन पूछ रहा है, जब क्वेश्चन पूछेगा तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चलता है ना। हाँ तुषार, मैंने कहा ना आपको टेंस तो चेंज करोगे तब तो ठीक हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तीनों एक बार। चलो, इज शी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग। भाई इज शी गो तो नहीं होगा। इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक यूज और बताऊंगी मैं अभी आपको। इज एम आर के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, तो मैं कहूंगी दिस इवनिंग, इन द इवनिंग। क्या वो शाम को अपने पेरेंट्स को विजिट करने जाएगी? ठीक है, क्या वो शाम को जाएगी? तो विल शी गो होना चाहिए। विल शी गो यानी क्या वो शाम को अपने पेरेंट्स को मिलने जाएगी? विल शी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग। थर्ड क्वेश्चन बता दीजिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो गया बेटा?
थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मैंने कहा है कि विल बी एनेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि विल जो है ना उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म का मतलब क्लियर। अब आओ नेक्स्ट सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि क्या वो शाम को जाएगी, विल शी गो, विल शी गो। लेकिन एक और यूज सुनना, अगर मैं कहूं मैं आज रात मुंबई जा रही हूं, मैं आज रात मुंबई जा रही हूं, बोलोगे रही हूं का मतलब तो हो गया आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट, है ना, आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट। देखो ध्यान से सुनना, बहुत निकट भविष्य, टू नाइट आज रात, प्लान्ड एक्शन है, प्लान्ड है तभी तो मैं बोल रही हूं आज रात में मुंबई जा रही हूं, कल क्लास नहीं लूंगी अगर मैं ये कहूं तो इसका मतलब प्लान्ड है, बिल्कुल कंप्लीटली प्लान्ड है। निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। देखो यहां पे इज शी गो को चेंज करिए विल शी गो या इज शी गोइंग में। फ्यूचर एक्शन के लिए वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का देखो क्वेश्चन था तो स्ट्रक्चर सही है, विल उठ के शी से पहले। लेकिन प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, और वही तो मैंने किया, इज शी गोइंग, ठीक है ना, इज शी गोइंग। बेटा आप लोग है ना मुझसे बहुत रिपीट मत कराओ, क्योंकि अगर कोई डाउट होता है तो फिर से आप लोग रिपीट करके वीडियो देख सकते हो, है ना, इसीलिए थोड़ा सा मेरे साथ मैच करो और बहुत अटेंटिवली सुनो। अब आपको क्वेश्चन 4 में क्या लगाना है बेटा, जो ऑप्शन अगर नहीं दिया है, कुछ डिटेक्टिंग एरर है तो यहां पर यही गलती है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करोगे तो मुझे 4 जो ऑप्शन दिया होगा वही देख के कर लेंगे, है ना, वही देख के मैं कर लूंगी। अब आओ, ट्रेसपासर्स डैश बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर का मतलब होता है बिना अनुमति के प्रवेश करने वाले। इनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो मीनिंग आया था, ध्यान से देखो, वन हु एंटर्स समवन्स लैंड विदाउट परमिशन, ठीक है, ये इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था, इसलिए मैं कह सकती हूं इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग है वन हु एंटर्स समवन्स लैंड विदाउट परमिशन। अगर सिनोनिम पूछोगे तो इसका सिनोनिम है इंट्रूडर और इनफिल्ट्रेटर। इंट्रूडर और इनफिल्ट्रेटर का मतलब होता है जो घुसपैठ करता है, जैसे कि कई लोग होते हैं ना इंडिया में, अब देखते हैं ना घुसपैठ करते हैं। ठीक है मैम, विल कैसे आएगा, कौन सा विल में आ गया बेटा, क्योंकि आई और वी के साथ शाल आएगा। 5 में शाल क्यों, विल भी तो हो सकता है। अब सुनो, पहले तो मैंने बताया ही नहीं क्या लगेगा इसमें, आ जाओ 5th में सुनो। ट्रेसपासर्स का एक तो मीनिंग मैंने बता दिया, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इतना लंबा सेंटेंस था जिसका मीनिंग ये दिया था। ट्रेसपासर का सिनोनिम बता दिया मैंने, और इनफिल्ट्रेटर और इंट्रूडर, ये सब वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट इसमें, ट्रेसपासर थर्ड पर्सन है ना, आई और वी तो नहीं है, जब आई और वी नहीं है तो थर्ड पर्सन हुआ, है ना। आई और वी छोड़कर सबके साथ अगर किसी तरह का कोई धमकी हो तो विल आएगा। क्यों है ये धमकी है क्या, देखो तो, किसी के लैंड के बाहर लिखा रहता है एक बड़ा सा बोर्ड लगा के, बिना परमिशन के अंदर आने वाले लोगों को दंड दिया जाएगा, है ना, बिना परमिशन के अंदर आने वाले लोगों को दंड दिया जाएगा, तो देखो विल बी प्रोसिक्यूटेड, बिल्कुल तो सही है। क्यों, क्योंकि ये थ्रेट है। मैंने आपको क्या कहा था, थ्रेट वाले सेंटेंस में आई और वी के साथ विल आएगा, आई विल पनिश यू, देखो धमकी है ना, और यू और बाकी जितने सब्जेक्ट है सबके साथ शैल आएगा। तो क्या कहा मैंने, ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, विल तो नहीं होगा, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन के साथ थ्रेट में शैल आएगा। अब इसमें आओ, आई विल हेल्प यू कम वॉट मे। कम वॉट मे का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब है कि भाई ये जो है ना, ये मैंने आपको वादा किया है, कुछ भी हो जाए मैं आपकी सहायता करूंगी। याद करो तो डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और एडवाइस के साथ क्या आता है, आई के साथ। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और एडवाइस में आई के साथ क्या आता है, देखो तो, आई और वी के साथ विल आता है, और अदर सब्जेक्ट यानी ट्रेसपासर के साथ क्या आना चाहिए था, शाल। यानी मैंने विल लगा के खुद काटा, क्या कहा मैंने, शाल आना चाहिए, इसीलिए इसमें शाल लगाया, इसमें मैंने विल लगाया। देखो तो, चलो एक बार जरा मैं देख लूं आप लोग का कुछ प्रॉब्लम है तो। बेटा मॉडर्न इंग्लिश चलता है, लेकिन हमें आप इंग्लिश पढ़ा रही हूं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए बहुत सारी चीजें आपको नहीं चलेगी, है ना, आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है उसको यूज करना। बेटा सेंटेंस तभी तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूं ना, और आप जब क्वेश्चन पूछते हो ना तो आप लोग क्वेश्चन का तो ध्यान मत दो ज्यादा पर, क्यों, क्योंकि वो पैसिव वॉइस था, ठीक है ना, पैसिव वॉइस था। चरणजीत, अब आपका क्यूआर स्कैन नहीं होगा तो तुम यहां पूछोगे बेटा, अब यहां पूछोगे तो बताओ कैसे हम बताएंगे। अब देता हूं, देखो एक लड़का लिखा कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, अब बाकी तुम लोग 6 में विल होगा, 6 में विल होगा बेटा, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि वो प्रॉमिस है,
है ना। 5 में शैल होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो थ्रेट है भाई, थ्रेट है तो क्या हुआ, और प्रॉमिस है तो क्या हुआ। आई के साथ विल क्यों लगाया और ट्रेसपासर के साथ शैल क्यों लगाया? वो रीजन है जो मैंने आपको अभी बताया हुआ है पहले से। क्या डिटर्मिनेशन, आई विल हेल्प यू, और इसमें था ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड। आई और वी के साथ विल आता है, और ट्रेसपासर मतलब आई और वी को छोड़ के जितने सब्जेक्ट हैं सबके साथ शैल आएगा। देखो ठीक है प्रियंकित, आप बार बार लिखोगे कुछ नहीं कर सकते बेटा, जो सेक्रेटरी पर्पस के लिए वो है उसका मैं क्या करूंगी, आप उसको डाल दो, मेल डाल दो, और कुछ नहीं कर सकती मैं। ठीक है बताओ कोई प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ने तो थोड़ा देखो, अब मैं आपको एडवाइस दे रही हूं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बेस फॉर्म एनेबल के पास ही क्यों नहीं लगा, तो लगा दो, बी हटा दो बेटा, बी हटा दो, एनेबल है ना, वर्ब भी है ना, वर्ब ही तो है। अब आओ ध्यान से, यू शैल टेक रेस्ट फॉर अ वीक, तुम्हें एक सप्ताह के लिए रेस्ट करना चाहिए। ये क्या है बोलोगे? ये एडवाइस है। एडवाइस में आई और वी के साथ क्या आता है? आई और वी के साथ विल आता है, बाकी के साथ शैल आता है। सही है। तुम्हें इनाम दिया जाएगा, प्रॉमिस है। अगर प्रॉमिस है, आई और वी के साथ विल आता है, बाकी के साथ शैल आता है। सही है, यहां तक तो सही है। तो बोलोगे ये सेंटेंस में स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो भाई आई विल बोलो ना, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन के साथ है। बेटा वॉल्यूम 1 जो है ना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको वो क्या पूरा करा देगा, और जितना प्रीवियस ईयर आया हुआ 2012 तक सब करा देगा। इसीलिए बुक्स की बातें अभी मत करो, अब इनको पढ़ाने दो। ठीक है सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये बोला था तिलक ने, है ना। अब कहोगे तब तो मैम ये तो बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ है, डिटर्मिनेशन के साथ है तो इसको शाल हटाइए और आई के साथ विल लगाइए। बेटा ये हमने नहीं बोला है, ठीक है, मैंने नहीं बोला कि मेरी बपौती होगी, ये किसने कहा है? तिलक ने। भाई उन्होंने जो बोल दिया वो उनका बोला हुआ सेंटेंस है जो प्रसिद्ध हुआ है। अब हम ग्रामेरियन लोग टपकेंगे बीच में, यार इसको ऐसे कर दो, इसको जरा ठीक कर दो, तो कहेगा तू कौन, राइट। इसका मतलब है कि मेरी औकात है अगर, तो ऐसा स्टेटमेंट बना लो ना और खुद फेमस हो जाओ। अगर किसी और की कृति को हम कहेंगे ना 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 देखो तुमने है ना इतना डिटर्मिनेशन वाला सेंटेंस बोला है तो शाल काट के विल लगा, भैया उसने बोला, उसकी जो मर्जी वो करे। इसीलिए ध्यान रखना कि हम किसी भी आई और वी के साथ हम शाल लगा हटा के विल जरूर लगाते हैं। अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता है ऐसा कोई, तो किसी और का कोटेशन, किसी और के कहे हुए कथन को अगर हम सही करने लगेंगे, इसका मतलब है कि हम जबरदस्ती घुसपैठ कर रहे हैं उसके मामले में, जो हम नहीं कर सकते। एक देखते हो यहां पर एक गाना है बहुत फेमस, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत फेमस पोएम है, मुझे लगता है बहुत फेमस सॉन्ग है, मुझे लगता है वी शैल ओवरकम का ऑलमोस्ट सब लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ पड़ा है ना, इतना ज्यादा वो मोटिवेट करने वाला सॉन्ग है जो है हम होंगे कामयाब एक दिन। अब भाई जो गाना है वो वर्ल्ड फेमस गाना है, वी शैल ओवरकम समडे। अब कहोगे नहीं नहीं ये तो डिटर्मिनेशन है कि हम एक दिन कामयाब होंगे ही, है ना, हम एक दिन कामयाब होंगे ही, ये डिटर्मिनेशन है मैडम, तो शैल को हटा के विल लगाइए। भाई मैंने फिर कहा औकात है तो खुद लिख लो, फेमस कर लो अपने सॉन्ग को, है ना। अब जो बन गया सो बन गया। किसी भी प्रसिद्ध लेखक, राइटर हो या कोई भी फ्रीडम फाइटर था या कोई भी पोएट था या कोई भी कंपोजर था, अगर उसने कुछ बना दिया हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए ये दोनों सेंटेंस बिकॉज बहुत वर्ल्ड फेमस सेंटेंस है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये जिनका फेमस सेंटेंस है वैसे ही रहेगा। इसलिए विश्व प्रसिद्ध सेंटेंसेस में अपने ग्रामर के रूल्स ना लगाएं। दैट्स इट, समझ में आ गया। हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर टेंस खत्म कर लिया। ठीक है, इसका बहुत बड़ा भाग और बहुत इंपॉर्टेंट भाग हम कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं कंडीशनल सेंटेंस को एक साथ मिक्स करती थी टेंस के साथ, लेकिन अब मैं इसलिए अलग कर रही हूं क्योंकि जो पीडीएफ बन रहा है ना, ये पीडीएफ इतने अधिक सर्कुलेट हो रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है ना तो अगला कहता है यार ये कैसा पढ़ाया गया है, ये क्या है। तो फिर इसीलिए हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं ताकि सब लोग इसको समझ सके। ठीक है, इसलिए आप लोग भी चाहो ये पीडीएफ को अपने में शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूर मैं इसका कॉपीराइट इसलिए ले रही हूं क्योंकि टीचर्स इसको फिर से कॉपी एंड पेस्ट मारने लगेंगे। रोज सुबह उठती हूं, खुद नोट्स बनाती हूं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को असेंबल करती हूं, और कुछ लोग क्या करेंगे सीधा सीधा इसको कॉपी एंड पेस्ट मार लेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दे रही हूं। अब आ जाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कहोगे मैम आपने सिंपल प्रेजेंट अलग कराया, सिंपल पास्ट अलग से करवाया और सिंपल फ्यूचर अलग से करवाया, फिर ये कॉन्टिन्यूअस एक साथ क्यों करा रहे हो? बेटा कॉन्टिन्यूअस एक साथ ही होगा। रुको अजनीश, मेरा जो बुक्स है ना बेटा, मेरा बुक कोई लड़का लिख के नहीं देता है, इसलिए मैं कभी भी किसी टीचर का दूसरे का बुक इसलिए रिकमेंड नहीं करती हूं क्योंकि मुझे पता है हम लोग असेंबल करते हैं और उन लोग सिर्फ लास्ट प्रूफ रीडिंग करते हैं। ठीक है, आप मेरे बुक्स पढ़ लो, अपने आप को पता चल जाएगा कि कैसा प्रैक्टिस का बुक है। अक्षय, मैंने 2-3 एक्सेप्शंस आपको इसलिए लिखा है बेटा कि हर जगह ऐसे हम लोग अपना नियम कानून नहीं चला सकते। ठीक है, जरा अभी जो बोर्ड में मैंने लिखा है जरा उसको देख लो, फिर पढ़ाते हैं आपको आगे। इसमें एक छोटा नहीं होगा, बस खाली इसको काट देना। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं था, ये हेडिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस था।
ठीक है, चलो देखो ध्यान से, कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या भाई? कॉन्टिन्यूअस वर्ड है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब मैं अभी पढ़ा रही हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कल इस समय किसी और बैच को पढ़ा रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में कल मैं इस समय आपको नहीं पढ़ा रही होंगी, तब भी ये फ्यूचर। अरे बाप, ये गंगाराम का क्या हुआ देखो जरा, ये पूरा स्क्रीन अकेले भर दिया, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब कॉन्टिन्यूअस मतलब वर्तमान में हो रहा है, एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, है ना, जो कार्य वर्तमान में जारी है। एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, भूतकाल में जो जारी होगा, एंड एक्शन गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा। देखो ध्यान से, वो अभी सो रहा है, शी इज सो रही है, शी इज स्लीपिंग नाउ, दे आर स्टडिंग नाउ, नाउ जानबूझ के मैंने लगाया क्योंकि मैं अभी दिखाना चाहती हूं। शी वॉज वेटिंग फॉर मी एंड वी आर हैविंग लंच, हम खाना, वी वर हैविंग लंच, हम खाना खा रहे थे, राइट। एंड शी विल बी गोइंग होम एट दिस टाइम, विल बी प्लस गोइंग, एंड आई शैल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं वी वर वेटिंग, शी वॉज वेटिंग फॉर मी, इसका मतलब वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने टाइम जानबूझ के नहीं डाला, क्यों? इसीलिए कि भाई टाइम है तो अच्छी बात है, और टाइम नहीं दिया है तब भी तुम्हें पता चल रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है बेटा। कुछ लोग सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डिफरेंस बताते हैं, उसका रीजन क्या मैं बताती हूँ पंकज। जैसे आई एम अ टीचर, कुछ लोग कहते हैं भाई ये सिंपली प्रेजेंट बता रहा है, एंड आई टीच, ये एक्शन बता रहा है, तो वो भी उनको डिफरेंट कर देते हैं। अदरवाइज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को वैसे रखने दो, एक ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। वी वर हैविंग लंच, हम खाना खा रहे थे। अब एक चीज देखो ध्यान से, नाउन से एहसास हो रहा है प्रेजेंट का, मैंने कोई पास्ट टाइम नहीं दिया, तब भी तो वर्ब से एहसास हो रहा है पास्ट का। और यहाँ पे एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, आज बहुत फटाफट पढ़ रहे हैं, और फिर कहोगे यार पता है ठीक इसी समय मैं अगले सप्ताह अपनी परीक्षा दे रहा हूंगा, है ना। अच्छा नहीं शो हो रहा, दर्श में देख लेती हूँ, मैं अभी चेक कर लेती हूँ, ठीक है। अब आओ स्ट्रक्चर में, जरा हम स्ट्रक्चर में आते हैं, और ये पहला स्ट्रक्चर, फिर एक सेकेंड, स्ट्रक्चर गायब हो गया है, बीच में 2 पेजेस मिसिंग आ रहा है। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, पास्ट और फ्यूचर का स्ट्रक्चर गायब है, इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है 2 पेज कहीं बीच में मिसिंग हो रहा है। स्ट्रक्चर ध्यान रखो, इसका मतलब है कि हम जब आई एम टीचिंग बोल रहे हैं तो इज एम आर प्लस V1 प्लस ING लगा रहे हैं ना। और एक सेकंड रुकना बेटा, और अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर प्लस V1 ING लगाएंगे, और फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी प्लस V1 ING लगाएंगे। स्ट्रक्चर पे बेस्ड अभी मैं आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट करके कोशिश करती हूं, कल सुबह ही डाल देती हूं, उसमें पेजेस बीच में मिसिंग हो गया है। अब आओ क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन क्या हो रहा है हिमांशु, ब्लैकआउट हो जा रहा है, इट इज रेनिंग, कहा चलो मैं आप वोकैब तो कराऊंगी बेटा, बस वोकैब कराने जा रही हूं मैं। थोड़ा सा आपको यहां तक स्ट्रक्चर तक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं अभी तुरंत कंटिन्यू करके इसका मैं कंप्लीट करा देती हूं, ठीक है। और आपको मैं कल सुबह ही लोड कर दूंगी, जरा उसको बुलाना चंदन को। अब आओ हम लोग वोकैब कर ले थोड़ा सा आगे, क्योंकि 4:36 हो चुका है, और हम लोग आज जो जितना किए हैं इसको इसका प्रिंट आउट लेके आएगा, यहीं तक रहने दो। और अब चलो हम लोग चलते हैं जो हम पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में, वहां आ जाइए। हम लोग कहां तक कर लिए थे, ये सब हो चुका था, ठीक है, उसको मैंने करेक्शन करवा दिया है। अब आइए, हम लोग 30 तक कर चुके थे, याद करो, हम लोग 30 तक बिल्कुल हो चुका था, है ना। नहीं सॉरी, ब्रेविटो तक हो गया था, हम लोग सिनिकल का करेंगे अब। आई वॉज वंडरिंग बेटा, WAN। अमन का जरा एक काम करो, इसका जरा स्क्रीनशॉट लो। पैसिव वॉइस अभी बहुत टाइम है बेटा, पैसिव वॉइस आने में बहुत टाइम है। अब आओ सिनिकल की हम बात करें, सिनिकल की बात करें, ध्यान से सुनना। अगर सिनिकल की बात करोगे ना, तो अगर मान लो मैं आपको कहूं कि देखो ये किताब आपके लिए बहुत अच्छी है और ये आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लो या ये एग्जाम जरूर दे देना, तो आप सोचोगे यार मैडम का इसमें मैडम का इसमें क्या फायदा है, इसमें उनकी कितनी कमाई होने वाली है। मतलब मैंने आपको कोई चीज के लिए कहा और आपको लगेगा कि इसमें मैम को क्या फायदा है। यानी ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, एक व्यक्ति की मेंटालिटी डेवलप हो जाती है कि अगला कोई मुझे सलाह दे रहा है या अगला कोई काम कर रहा है तो जरूर किसी स्वार्थ से कर रहा होगा। जैसे कल मैं एक सिनिकल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल
बताना चाहती हूँ आपको। नहीं, ये स्लाइड नहीं हुआ था बेटा, मुझे जहां तक याद है कि सिनिकल और मेटिकुलस बचा हुआ था। तो एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। कल रात को जब मैं पढ़ा रही थी, वो बैच तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वो बैच टोटली फ्री है। रात को 10 बजे जो मैं पढ़ाती हूँ वो कंप्लीटली फ्री है। आप लोग भी चाहो तो आओ, उसमें पैसेज क्लोज टेस्ट वगैरह अच्छे से हो जाएगा आपका। तो उसी में एक लड़का आया, कहता है कि सब जगह ये लूट मचा रखी है। तो मुझे हंसी आ गई कि भाई लूट मचा रखी है, जब मैं फ्री पढ़ा रही हूँ तो खाएगा लूट। ठीक है, यानी कि ऐसे माइंडसेट के लोग होते हैं सिनिकल, जिनको लगता है कि जो भी काम किया जा रहा है सब व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, कोई किसी का कोई भला नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है, जैसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे जिनको आप कुछ भी सलाह दो उनको लगेगा यार उनका क्या फायदा है। There are certain people, बट जैसे मेरा तो एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ ही, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स के साथ दे दिया। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, आप किसी को कोई बिजनेस का सलाह दोगे तो लगेगा अच्छा ये जो मुझे बिजनेस का सलाह दे रहा है ना, ये जरूर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें कच्चा माल ही खुद बेचेगा मुझे, इसीलिए। मेटिकुलस, ध्यान से सुनना। मेटिकुलस में मेटी जो है ना बेटा, वो मेटस से आया हुआ है, और ये जो मेटस वर्ड है ना, वो बताता है फियर। फियर का मतलब डर, डर का मतलब भाई कोई भी चीज अगर आप डर से करते हो ना, डर के करते हो, तो होता क्या है ना कि आप बहुत सावधान होकर करते हो, और एकदम मुझे फील आता है कि अरे यार मैं चेक साइन कर रही हूँ, कहीं कुछ गलत होगा तो चेक रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं बहुत अच्छे से डर के उसमें करूंगी, कुछ भी लिखूंगी ताकि मिस्टेक ना हो। ऐसे कंडीशन में बहुत केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हो ना, होने की संभावना कम हो जाती है, यानी अति सावधान, वेरी केयरफुल। ठीक है, अगर वेरी केयरफुल की बात करोगे आप तो याद रखना केयरफुल का सिनोनिम में आप लिख सकते हो विजिलेंट। ठीक है, एक और सिनोनिम है जिंजरली, और इसका अगर एंटोनिम कहोगे तो एंटोनिम हो जाएगा नेग्लिजेंट या केयरलेस। केयरफुल का एंटोनिम तो सबको पता है कि केयरफुल, केयरलेस। ठीक है, देखो कॉशियस, वेरी गुड, केयरफुल, कॉशियस, क्लियर। अनवर बिल्कुल सही। बैकअप लेक्चर का सुरेश वो मैं देख रही हूँ। अभी तो फिलहाल आपको जो लाइव क्लास है उसमें तो क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यस बेटा आदित्य, एसएससी मेंस तक के लिए ये कोर्स सफिशिएंट है, इतना ध्यान रखो। इसमें आपको एक्स्ट्रा जो टेस्ट पेपर्स वगैरह है वो नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत एक दो जगह पे मैंने उसमें थोड़ा ज्यादा ही एक्सपैंड कर दिया है, लेकिन आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट आओ, जरा 1 मिनट के लिए ध्यान से देख लो क्योंकि मुझे इसको समझाना है फिर आपको। देख लिया? चलो शुरू करें। उसमें बोल दो ज्ञानदान के बाद एक कॉमा लगाएं। वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब हुआ अच्छाई से भरा हुआ। कैसे बना है ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। वर्चुअस का मतलब क्या है, ये बना है वर्ड वर्च्यू से। वर्च्यू का मतलब होता है अच्छाई। अब अच्छाई जो है उसमें हमने एडजेक्टिव बनाना था, इसलिए ओयूएस लगा दिया, यानी वो व्यक्ति जो अच्छाई से भरा हुआ है वो वर्चुअस है। अगर इसका एंटोनिम देखोगे तो वर्च्यू का एंटोनिम पता है क्या है, वाइस। वाइस का मतलब होता है बुराई, तो जो बुराई से भरा हुआ व्यक्ति होगा उसको हम विशियस कहेंगे, है ना। देखो वर्चुअस, विशियस, अच्छाई से भरा हुआ, बुराई से भरा हुआ। ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जो फुल ऑफ गुडनेस हो उसको हम वर्चुअस कहते हैं। लेकिन वर्चुअस और वर्चुअसो ये दोनों डिफरेंट है। वर्चुअस का मतलब होता है अच्छाई से भरा हुआ, लेकिन वर्चुअसो का मतलब होता है स्किलफुल, जो निपुण हो, जिसका सिनोनिम बहुत सारा है। और अब सिनोनिम देख लो इसका कितना है, एडेप्ट, एफिशिएंट, एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट होता है जो बिल्कुल बहुत अच्छा एकदम फास्ट कर सके वो काम को। पास्ट मास्टर, मैं आपको ये सब अभी और कराऊंगी। सीजनड, अब देखो कैसे बना, ये ध्यान से सुनना। जो लोग सीजन, बहुत सीजन देख चुके हैं वो सीजन है। पास्ट मास्टर यानी पास्टर से आगे निकल गए अपने, इतना जान के पास्ट मास्टर हो गया। तो वर्चुअसो का सिनोनिम ये सब हो गया ना, स्किल्ड का सिनोनिम है। ठीक है ना, वर्चुअस का अगर सिनोनिम देखोगे तो ये हो जाएगा फुल ऑफ गुडनेस। इसका मतलब और क्या कह सकते हो, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट कह सकते हो। ठीक है ना, इसके साथ एक और कह सकते हो गुड एग, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है। ठीक है, विशियस होते हैं बैड एग, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, जो अच्छा इंसान हो, है ना। और इसमें आप वर्चुअसो का तो बहुत सिनोनिम है, डेक्स्ट्रस, डेक्स्टरस हो गया, एड्रॉइड हो गया। ठीक है, ये सब इसका सिनोनिम है। हालांकि ये सब सिनोनिम आप शीट 1 और 2 में भी करोगे, इसीलिए 2 और 1 में भी करते हो, इसीलिए इसको तो बस खाली मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको कि वर्चुअसो का इतना सिनोनिम है। ठीक है,
स्किलफुल तो दिया बेटा, और स्किलफुल में डबल एल भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्पेलिंग अमेरिकन है, ब्रिटिश है, अमेरिकन तो आज भी स्किलफुल लिख रहे हैं, है ना? नहीं, लिबरल नहीं होगा, एक्सपीरियंस कह सकते हो। ठीक है, एक सेकंड, क्या हुआ? हाँ, आओ, मैग्नानिमस। यहां देखो वर्ड मैग्ना, मैग्ना मतलब बड़ा होता है, यानी मैग्ना मतलब बड़ा हुआ, बड़ा मतलब बड़े दिल वाला कह सकते हैं, है ना? बड़े दिल वाला यानी कि काइंड एंड जेनरस। देखो जेनरस है ना, मैग्नानिमस और जेनरस, और एक सिनोनिम और याद रखना, म्यूनिफिसेंट। ये तीनों इसका सिनोनिम है, म्यूनिफिसेंट, MU है। ठीक है, म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है दयालु, जेनरस यानी कि दिलदार। मैग्नानिमस, जेनरस एंड म्यूनिफिसेंट तीनों का मतलब दिलदार हो गया। ठीक है, वेटरन का मतलब बेटा होता है कुछ एकदम निपुण हो कोई चीज में, है ना? इसीलिए अब आओ ध्यान से सुनना, अगर हम कहें काइंड, जेनरस और म्यूनिफिसेंट, ये सिनोनिम है मैग्नानिमस का, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? भाई इसका एंटोनिम जितना भी कंजूस का होगा ना, वो पूरा इसका एंटोनिम होगा। इसलिए कंजूस का हम अलग से करेंगे, हालांकि चाहो तो आप इसका एंटोनिम भी चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्टिंजी, माइजरली या माइजर लगा के छोड़ दो। ठीक है, देन थ्रिफ्टी, ये सब सिनोनिम है कंजूस का। स्किन फ्लिंट, स्किन फ्लिंट का मतलब ही होता है कंजूस। ठीक है, मर्सीफुल तो दयालु होता है बेटा। ठीक है, क्लियर? स्किन फ्लिंट ऐसा नहीं लगता चमड़ी निकाल ले, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, माइजर, थ्रिफ्टी, स्किन फ्लिंट, और ये सब इसका एंटोनिम है। इसका और कह सकते हो फ्रूगल। ठीक है, तो ये सब इसका एंटोनिम है। एक्स्ट्रा वेगिंग वगैरह नहीं लिखा सकते बेटा आपको। निगार्ड कह सकते हो, क्योंकि वो होता है खर्च करने वाला, बहुत खर्च करने वाला। मैं अभी खर्च करने वाला जो बहुत खराब तरीके से पैसा खर्च करता है उनकी बात नहीं कर रही हूं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जो लोग दिलदार होते हैं, लोगों को दान देते हैं, दूसरों के लिए भले के लिए पैसे दान देते हैं। ठीक है, उसकी बात कर रही हूं मैं उसका एंटोनिम कह रही हूं। हाँ, बहुत सही, पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस। अब देखो ये जितना यहां पे लिखा है, यहां पे जो लिखा हुआ है पार्सिमोनियस, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, स्किन फ्लिंट, माइजर, ये सब क्या है? ये सब यहां पे याद रखना कंजूस है, जो मैग्नानिमस का एंटोनिम है। क्या क्या लिखवा दिया देखो ध्यान से, पार्सिमोनियस, फ्रूगल, स्टिंजी, निगर्ड, माइजर, थ्रिफ्टी और स्किन फ्लिंट। किसका एंटोनिम है? मैग्नानिमस, काइंड, मैग्नानिमस और जेनरस का, मैग्नानिमस और जेनरस का। ठीक है, क्लियर? टाइट फिस्टेड भी बिल्कुल सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये क्या हुआ? पुसिलैनिमस, आप इसको पुसी कैट मान के चलो ना, पुसिलैनिमस को पुसी कैट, चिकन, पुसी कैट, है ना? चिकन हो या कैट हो, ये सब ना डरते बहुत है ना? जैसे आप कहीं देखते हो किसी पुसी कैट को, जैसे आप रूम के अंदर एंटर करते हो भाग जाता है। क्यों भागता है? क्योंकि डरपोक होता है। इसीलिए पुसिलैनिमस, OUS दिखा समझ गए एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ? टिमिड यानी डरपोक, कावर्ड, है ना? चिकन हार्टेड, इन सब का मीनिंग क्या हुआ? इनका मीनिंग हुआ डरपोक नहीं, इकोनॉमिकल होगा बेटा। अजीत इकोनॉमिकल जो होते हैं वो तो अच्छी बात है। ठीक है, सैमरिटन, गुड सैमरिटन का मतलब होता है जो दयालु होता है, जो दूसरों का भला करता है। यहाँ पे पैसे से रिलेटेड बात हो रही है बेटा। टिमिड, कावर्ड, चिकन हार्टेड, इसका मतलब है डरपोक। अब इन डिफरेंट को ऐसे याद रखें कि अगर आपने किसी गरीब को देखा, किसी भूखे को देखा, तो आप इन डिफरेंट डायरेक्शन देखने लगे, है ना? नजरअंदाज, कौन क्या क्या जरूरत है, यानी आपको उससे कोई मतलब नहीं रखने वाला रवैया दिखा रहे हो। इफ यू आर indifferent, you will look in different direction if you see any poor person there. That means indifferent का मतलब होता है not interested, synonym लगा सकते हो apathetic, उदासीन। हमें मतलब ही नहीं है क्या गरीब है, कौन गरीब है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपना देखना है ना। दूसरी तरफ देखने लगो, वो अवॉइड करो, वो चला जाएगा। वही लोग इंडिफरेंट होते हैं, जो जुर्म तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, उदासीन है। सो दे आर एपैथेटिक, दे आर नॉट स्टोइक। नहीं बेटा, स्टोइक नहीं है। स्टोइक तो होते हैं जो जिस पर सुख दुख किसी का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सुरेश, आप लोग का ही जानते हो, विलेज के चक्कर में हम लोग को क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद बाकी लोग कहते हैं क्वालिटी खराब हो रहा है। ठीक है, इसीलिए बेटा ब्यूटीफिक का मतलब बेटा हैप्पी होता है। अब आओ नेक्स्ट, हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस तक पहुंच गए हैं, यानी कि याद रखना हम लोग 35 तक पहुंच गए हैं। अब यहां तक किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। इम्पैशनेट बेटा, उसमें जो कोई उसका एंटोनिम होगा, इनडिफरेंट का एंटोनिम होगा इम्पैशनेट। यस, नहीं इनफेक्टिव नहीं होगा पुष्पम, बिल्कुल नहीं। न्यूट्रल भी नहीं होगा रोहित, न्यूट्रल लोग जो होते हैं वो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। ये ऐसे क्यों नहीं होता, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत तेजी से मिल जाता है। सीपीयू के फॉर्म में फोटो पर डेट नहीं दिया है बेटा, वो रिजेक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्योंकि इस बार उन्होंने कुछ चेंजेस करके बोला मांगा था फॉर्म आपका।